हेलो दोस्तों, मैं नीरज सोनी RDS हॉट स्पॉट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कल हमने अनुसूचियों के विषय में बहुत बड़ी अच्छी तरीके से अध्ययन किया था और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 24 अप्रैल 1973 का जो मामला था उस विषय में बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन किया था। आज हम अनुच्छेद 1 से लगाकर 4 तक पढ़ेंगे, जिसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र आता है, अर्थात भाग 1 की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 1 से। अनुच्छेद 1 जो है वहाँ पहली बात जो हमारा जम्मू द्वीप है, भारत है, उसमें सीधे सीधे 2 नाम दिए गए हैं। भारत अर्थात इंडिया। कौन से नाम दिए हैं? भारत शब्द का प्रयोग किया है और इंडिया शब्द का प्रयोग किया है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। तो अनुच्छेद 1 सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? इसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, मेन हेडिंग, और बाद में उसके जो सब हेडिंग के कुछ महत्वपूर्ण भाग हैं वो याद रखने हैं। तो पहला जो अनुच्छेद 1 है वो क्या कह रहा है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ का नाम एवं उसका राज्य क्षेत्र। उसके जो महत्वपूर्ण पार्ट हैं उस पर चर्चा करते हैं। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। मतलब भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, अर्थात जो भारत का निर्माण होगा वो बहुत सारे क्षेत्रों से मिलकर होगा, चाहे वो विभिन्न धर्म के हों, चाहे जाति के हों, चाहे भाषा के हों। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना और जिला पुनर्गठन आयोग बना, धीरे धीरे एसके धर आया, जेबीबी समिति आई, और उसके द्वारा जब भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण होने लगा तो इसका पुरजोर विरोध किया गया जेबीबी समिति ने और एसके धर आयोग ने। लेकिन बाद में भाषाई आधार पर जब मद्रास के पोटी श्री रामुल्लू ने 1900 कितने में 56 तक क्या किया? आमरण अनशन कर दिया और 58 दिन का आमरण अनशन किया, और क्या हुआ? उनकी मौत हो गई, जिसके आधार पर फिर क्या हुआ? भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण होने लगा। लेकिन यहाँ आप चर्चा के लिए किस विषय में कर रहे हैं? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो जो भारत का निर्माण होगा अर्थात इंडिया का निर्माण होगा, बहुत सारे राज्यों, छोटे छोटे राज्यों से मिलकर उसका निर्माण होगा। अब यहाँ दूसरा उसका विशेष दूसरी बात कही गई है, वो क्या है? राज्य एवं उसका राज्य क्षेत्र। राज्य एवं उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 के द्वारा ही तय किया जाएगा कि कौन सा क्षेत्र कितना विस्तृत होगा और किस क्षेत्र को कितना भाग दिया जाएगा। तो राज्य एवं उसका राज्य क्षेत्र वही होगा जो अनुच्छेद 1 में बताया गया है या दर्शाया गया है। लास्ट है भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा। मतलब राज्यों को तोड़ा जा सकता है, एक राज्य को 2 राज्यों में बांटा जा सकता है। जैसे मध्य प्रदेश का निर्माण 1956 में हुआ, उससे छत्तीसगढ़ अलग हो गया, और छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ? 2000 में अलग हुआ। 16 जिले चले गए और 3 संभाग चले गए, और क्या हो गया? राज्य का क्या हो गया? विनाश हो गया, विघटन हो गया। लेकिन भारत उसी तरह विद्यमान है, अर्थात भारत क्या होगा? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा। अब अनुच्छेद 2 के विषय में चर्चा करते हैं। नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना। मेन हेडिंग आपको याद होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना, अर्थात क्या कह रहे हैं? बाहरी प्रदेश का भारत में प्रवेश कैसे हो। जो बाहर का कोई राज्य हमें भारत में शामिल करना है तो उसका प्रवेश कैसे हो। तो इसके विषय में अनुच्छेद 2 की घटना पढ़ते हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है निर्माण। 35वें संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। कौन से संविधान संशोधन? 35वें। सिक्किम को क्या बनाया गया? सह राज्य का दर्जा दिया गया। किसने दिया? इंदिरा सरकार के समय। पहले ये सह राज्य का या ऐसी कोई भी क्या थी कैटेगरी नहीं थी, लेकिन ये नई कैटेगरी बनाई गई और इंदिरा गांधी सरकार के समय इसे क्या कर दिया गया? सह राज्य बनाया गया। और 36वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में इसे क्या बना दिया गया? पूर्ण राज्य, अर्थात नए राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो क्या होता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा या कोई राज्य अपन के देश में शामिल होना चाहता है
तो इस विषय में क्या करते हैं, संशोधन करते हैं। संसद के द्वारा इसका क्या किया जाता है, इसको भारत में प्रवेश कराया जा सकता है। तो अनुच्छेद 2 यही बताता है कि कैसे नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना की जा सकती है। 35वें संविधान संशोधन और 36वें संविधान संशोधन के समय 1976-1975 में क्या किया गया था, सिक्किम को क्या बनाया गया था, पूर्ण राज्य बनाया गया था। अनुच्छेद 3 देखते हैं। नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्र, सीमा व नाम में परिवर्तन। कि अब जो हमने ये जोड़ तंगोड़ी की है, जो काटा छाटा है राज्यों को, वो भी संसद के द्वारा किया जाता है। जैसे हमें मध्य प्रदेश से किसको अलग किया, छत्तीसगढ़ को अलग किया, उसकी क्षेत्र में परिवर्तन किया, उसकी सीमाओं में परिवर्तन किया और नाम में भी क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। तो ये प्रक्रिया जो है संसद क्या करती है, इसके विषय में विधेयक लाती है और उस राज्य क्षेत्र की प्रशासनिक मांग देखी जाती है कि क्या वह राज्य चाहता है और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो क्या करते हैं, संसद इस विषय में क्या करता है, विधेयक लाता है। और विधेयक लाकर उन राज्यों का क्या करता है, जिस राज्य को, जैसे आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ, तेलंगाना का कब हुआ, 2014 में 2 जून को, तो मांग के आधार पर क्या हो जाता है, और जैसा केंद्र सरकार चाहती है तो उस विषय में संसद क्या करती है, विधेयक लाती है और नए राज्य का निर्माण, क्षेत्र और नाम और सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। राष्ट्रपति इस संबंध में उस राज्य के, जिस राज्य का विभाजन किया जाना है, उससे क्या करती है, पूछती है, लेकिन उनकी अनुमति उनके लिए क्या होती है, बाध्यकारी नहीं होती है। क्या नहीं होती है, बाध्यकारी नहीं होती है। इसके विषय में अगर उन्हें अपना क्या करना है, मत देना है, तो उसमें क्या कर दिया जाता है, उन्हें अवधि दे दी जाती है कि इतने समय तक आप अपना मत प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा क्या हो जाएगा, हम राज्य का विभाजन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अनुच्छेद 4 में। कुछ विशेष बात नहीं है अनुच्छेद 4 में। देखिए अनुच्छेद 2 और 3 के तहत, 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, और जो परिवर्तन किया जाएगा, अनुच्छेद 2 और 3 में जो परिवर्तन किया जाएगा वो 368 की प्रक्रिया उस पर लागू नहीं होगी, अर्थात संविधान संशोधन की प्रक्रिया इसमें लागू नहीं होती। आप क्या करेंगे, संसद इस विषय में क्या करती है, विधेयक लाती है, ना कि संशोधन करते हैं कि आप संविधान में जो आधारभूत ढांचा है उसमें परिवर्तन करें, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा आप चाहे जितने राज्यों को अंदर प्रवेश कर दें और चाहे जितने राज्यों की क्या कर दें, स्थापना कर दें। तो इसलिए अनुच्छेद 2 और 3 के तहत क्या बताया गया है, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत यही बताया गया है कि इसमें 368 की प्रक्रिया अर्थात संविधान संशोधन की प्रक्रिया लागू नहीं होती। लेकिन यहाँ एक चीज़ और बताई गई है कि अनुसूची 1 क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अनुसूची 4 राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन, अर्थात अनुसूची 1 और 4 में जो संशोधन होंगे वो साधारण बहुमत से होंगे, अर्थात सामान्य स्वीकृति से, सामान्य बहुमत से होंगे, और राष्ट्रपति इस विषय में क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। क्या होंगे, साधारण बहुमत से होंगे। अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में अनुसूची 1 क्या कहती है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, 4 क्या करता है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। अब संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकते हैं, मुख्य रूप से तो 2 प्रकार से होता है, लेकिन एक आप 3 प्रकार से भी कर सकते हैं। जैसे सामान्य बहुमत, जैसे राष्ट्रपति क्या कर सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। इसमें जब आप लोग राष्ट्रपति की शक्तियों के विषय में पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 111 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 111 में वीटो पावर को बताया गया है कि राष्ट्रपति के पास किस किस प्रकार का वीटो पावर होता है, एब्सोल्यूट वीटो क्या है, पॉकेट वीटो क्या है, कौन सा वीटो पावर अमेरिका के पास है, कौन सा भारत के पास है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 111 में। विशेष बहुमत क्या होता है कि सदन के जो 2 सदन हैं, दोनों सदन है, उच्च सदन या निम्न सदन, उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2/3 बहुमत होना चाहिए। और विशेष बहुमत के अलावा एक और होता है कि आपके पास विशेष बहुमत भी हो और आधे राज्यों का क्या हो, अनुमोदन हो, अर्थात स्वीकृति हो। आधे से अधिक नहीं, आधे राज्यों का क्या हो, अनुमोदन हो, अर्थात स्वीकृति हो। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ी सी अनुच्छेद 368 की बहुत ज़्यादा चर्चा हुई तो इस विषय में पढ़े लेते हैं कि अनुच्छेद 368 में क्या क्या दिया है। तो सीधा पहले मेन बात याद रखनी है कि अनुच्छेद 368 में बताया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जिसमें 3 प्रकार से बहुमत संविधान संशोधन होता है। मुख्य रूप से तो 2 प्रकार से होता है, जैसे विशेष बहुमत होना चाहिए और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का अनुमोदन होना चाहिए।
तो पहली बात क्या कहा गया है अनुच्छेद 368 में, संविधान संशोधन के तरीके का उल्लेख करता है 368। पहला, संशोधन का पावर किसके पास होगा? संसद के पास होगा। और संविधान संशोधन, ये पॉइंट बहुत नोट डाउन करेंगे, संविधान संशोधन के विधेयकों पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से स्वीकृति देनी होगी, इसे पुनर्विचार के लिए नहीं हो सकता। जबकि साधारण बहुमत में क्या होता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन संविधान संशोधन के विधेयकों को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। शुरू में समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के पास केंद्रित हो गई थी, वो चाहे जिस विधेयक को वापस कर सकता था, उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता था। तब इंदिरा गांधी की सरकार ने संसद में एक विधेयक लाया और 24वें संविधान संशोधन 1970 के विधेयक के द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों को क्या कर दिया गया? सीमित कर दिया गया कि अब राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से स्वीकृति देनी पड़ेगी। लेकिन बाद में थोड़ा सा एक नियम और बना दिया गया कि पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भेज सकता है। तो एक संशोधन याद रखेंगे, कौन सा? 24वां संविधान संशोधन 1970, जिसके तहत क्या कहा गया? राष्ट्रपति की शक्तियों में क्या कर दिया गया? थोड़ा सा सीमित कर दिया गया राष्ट्रपति की शक्तियों को। पहले सबसे ज्यादा शक्तियां राष्ट्रपति के पास थी। अगला देखते हैं पॉइंट, संविधान संशोधन विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और विशेष बहुमत से पारित होता है। तो चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, किसी भी सदन में संविधान संशोधन विधेयक लाया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयकों को संसद का संयुक्त अधिवेशन कभी भी नहीं बुलाया जा सकता। अब ये भी याद रखना है कि जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं उन पर कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। अब संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में है, और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे संयुक्त अधिवेशन कौन से में? 108 में है। ठीक है, और 110 में क्या है? धन विधेयक है। तो संविधान संशोधन विधेयकों पर संसद का संयुक्त अधिवेशन कभी भी नहीं बुलाया जा सकता। अब कुछ चीजें थोड़ी याद रखनी है आपको, कुछ तथ्य महत्वपूर्ण जो संविधान से जुड़े हुए हैं कि संविधान का जो डिजाइन है, तो इसके जो पेंटर है, क्या है? पेंटर कौन है? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस। एक और है साथ में इनके, राम मनोहर सिन्हा। कौन? राम मनोहर सिन्हा, ये जबलपुर के हैं। फिर इनका जो लेखक हैं संविधान के, इंग्लिश भाषा में जिन्होंने अनुवाद किया है इसका, इंग्लिश में लिखा है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, याद रखेंगे। फिर देखते हैं आगे, पब्लिश कहाँ से हुआ था? पब्लिश हुआ था देहरादून से। देखिए इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? बसंत कृष्ण वैद। संविधान में किसकी मोहर होती है? मोहर जो होती है संविधान में, संविधान की मोहर होती है हाथी की। और इसके जो मुख्य प्रारूपकार हैं वो कौन है? LN मुखर्जी। इतनी चीजें बिल्कुल याद रखेंगे, ये नई चीजें हैं। कौन? पेंटर कौन है? नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा। लेखक कौन है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिन्होंने इंग्लिश में लिखी है। पब्लिश किसने, कहाँ से हुआ? देहरादून से। हिंदी में अनुवाद किसने किया? बसंत कृष्ण वैद ने। संविधान की जो मोहर होती है वो हाथी की होती है, और मुख्य प्रारूपकार कौन है? LN मुखर्जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो RDS हॉटस्पॉट चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। और घर पर रहें, मास्क का जरूर उपयोग करें और सैनिटाइज़र का उपयोग करें। धन्यवाद।